हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बीइंग पहाड़ी में। तो दोस्तों यहाँ पर सारी सीरीज चल रही है। उत्तराखंड हो गया, हिंदी हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो दोस्तों जितना भी सिलेबस है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पर क्लासें दे रहा हूँ दोस्तों। तो आगामी एग्ज़ाम जैसे आबकारी हो गया, तो आबकारी का तो कैलेंडर में आयोग ने डेट भी फिक्स कर दिया है दोस्तों। 9 जून को आपका एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप आबकारी में सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन है दोस्तों। उत्तराखंड में देखें तो जो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो काफ़ी मारामारी है दोस्तों। पॉइंट 1-2 नंबर से बाहर होते हैं जो लोग, उनसे सुनना दोस्तों कि कितना दुख होता है उसके बाद। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। एक नंबर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो आगामी एग्ज़ाम जैसे आबकारी हो गया, तो उसको आपको टारगेट बनाना होगा दोस्तों कि कैसे पढ़ना है पूरी स्ट्रेटजी के साथ। तो दोस्तों मैं आपको लगातार क्लासें देते रहूँगा दोस्तों यहाँ पर, जब तक आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो आपको सपोर्ट बना के चलना है दोस्तों। और जब आप वीडियो देखते हो दोस्तों, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों, और वीडियो शेयर भी करनी है और लाइक कमेंट भी करना है दोस्तों। तो उससे थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। तो मैं आपके लिए और ज़्यादा क्लासें लाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर एक दिन में 2 क्लासें कर दूँगा फिर। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज पॉलिटी की दूसरी क्लास होगी दोस्तों यहाँ पर। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? पहला है अधिकार परीक्षा, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण और चौथा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों जो 5 टाइप की रिटें हैं दोस्तों, जो आर्टिकल 32 है दोस्तों, जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था दोस्तों, जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है दोस्तों, छठा वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उसी में 5 टाइप की रिटें हैं दोस्तों, जिसको सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है। तो आर्टिकल 32 के तहत ही लगा सकता है दोस्तों रिट। और अगर ऐसा आएगा दोस्तों कि राज्य सरकार में हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत लगाता है दोस्तों, तो आपको ये भी याद रखना है। हाई कोर्ट लगाता है दोस्तों 226 में। तो 226 के तहत ही दोस्तों रिट लगाता है हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट लगाता है दोस्तों आर्टिकल 32। तो आपको दोनों याद रखने हैं। और 5 टाइप की रिटें कौन सी है दोस्तों? अधिकार परीक्षा है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, और चौथी कौन सी है दोस्तों यहाँ पर? तो ये दोस्तों यहाँ पर प्रतिषेध वाली जो अगली वाली हो जाएगी 5वीं रिट, वो है प्रतिषेध। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है जितने भी मैंने यहाँ पे आपको फैक्ट बताए हैं। परीक्षा आएगा दोस्तों, तो अधिकार परीक्षा क्या चीज़ है दोस्तों? तो ये कौन सी रिट है? तो अधिकार परीक्षा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी लोक पद पब्लिक ऑफिस में अवैध रूप से कार्य कर रहा है दोस्तों, तो उसके प्रति यह रिट लगाई जाती है अधिकार परीक्षा वाली। अब परमादेश है दोस्तों, परमादेश को देख लेते हैं दोस्तों। इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों हम आदेश देते हैं। तो हम आदेश देते हैं परमादेश। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इंकार की उपेक्षा करता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इंकार की उपेक्षा करता है दोस्तों, उस पर परमादेश रिट लगाई जाती है। अब देख लेते हैं दोस्तों उत्प्रेषण। तो दोस्तों ये वाली रिट है जो उत्प्रेषण वाली, तो यह क्या होती है दोस्तों? यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक या अर्ध न्यायिक जो कार्य करने वाले निकाय होते हैं दोस्तों, उनके विरुद्ध जारी की जाती है। तो ये वाली रिट भी आपको याद रखनी है दोस्तों। और अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों को वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है। तो जो वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है दोस्तों इसमें, तो ये अगर उत्प्रेषण और प्रतिषेध की बात करें तो दोस्तों यह किसके विरुद्ध लगाई जाती है दोस्तों? जो लंबित मामले होते हैं दोस्तों, जैसे हाई कोर्ट में, तो वो वरिष्ठ न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं दोस्तों वहाँ से। तो ये उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों ही रिट अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक न्यायालयों में लगाई जाती है दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण आएगा दोस्तों, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। तो कोई कैदी है दोस्तों, उसको समक्ष प्रस्तुत किया जाना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण है दोस्तों। यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है दोस्तों, तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी की जाती है। तो दोस्तों ये भी याद रखना है आपको। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो दोस्तों प्रश्न बन गया यहाँ पर अगला। तो आपको बताना है, अभी मैंने आपको सारा बता दिया है ऊपर पहले प्रश्न में, तो आपको वहां से आंसर का चयन करना है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है परमादेश, दूसरा है यहाँ पर उत्प्रेषण, तीसरा है प्रतिषेध, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों प्रोहिबिशन। तो ये भी याद रखना है आपको। और चौथा है यहाँ पर अधिकार परीक्षा। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो प्रतिषेध है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मना करना, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मना करना। वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, यह रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध जारी की जाती है।
तो यह न्यायिक या अर्ध न्यायिक जो उनके द्वारा किया गया गलत फैसला है दोस्तों, उसके विरुद्ध जारी की जाती है यह रिट प्रतिषेध वाली। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? पहला है यहाँ पर, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। दूसरा ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तीसरा है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। और चौथा है यहाँ पर, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों आजकल यूके SSC के प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे दोस्तों आपने, जो बीपीडीओ का हुआ था और वीडियो का पेपर हुआ था दोस्तों, जब तो उनका पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों, एलिमिनेट करने वाले आपको कम से कम यहाँ पर 4 प्रश्न पता होंगे, तभी आप यहाँ पर एलिमिनेट कर पाएंगे दोस्तों, अगर आपको चारों ऑप्शनों के बारे में ज्ञान होगा। तो दोस्तों आपको ऐसे ही तैयारी करनी है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आंसर की ओर। आंसर पहला ही हो जाएगा दोस्तों, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की बात कही थी दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी दोस्तों, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री थे दोस्तों, तो उनके द्वारा ही यह रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी दोस्तों मौलिक अधिकारों के रूप में। तो उसके बाद जो कराची अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1931 में। उसकी अध्यक्षता किसने करी थी दोस्तों? तो वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो उन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसमें भी मौलिक अधिकारों को शामिल करने की बात की गई थी। दूसरा ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मौलिक अधिकारों को प्रश्रय दिया था। दोस्तों इसका राइट नहीं होगा, क्योंकि जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था दोस्तों, जो 1919 में दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है, 1919 में जो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा अधिनियम लाया गया था दोस्तों 1919 में, उसमें प्रांतों में द्वैत शासन लग गया था दोस्तों, प्रांतों में द्वैत शासन। तो प्रांतों में अगर द्वैत शासन की बात आएगी तो 1919, अगर सेंटर में आएगी दोस्तों, तो सेंटर में द्वैत शासन कब लगा था दोस्तों? तो ये लगा था 1935 में। तो प्रांतों से हटाकर सेंटर में कर दिया गया, शक्तियां सेंटर को दी गई थी दोस्तों, तो ये 1935 के अधिकार में। और 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है दोस्तों, इसी के द्वारा जो हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा रूल अडॉप्ट किए गए दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा कहाँ से किए गए दोस्तों? 1935 का ही प्रभाव ज़्यादातर यहाँ पर भारतीय संविधान पे पड़ता है दोस्तों। तो 1935 से काफ़ी सारी चीज़ें अडॉप्ट की गई थी। जो भारतीय संविधान बना था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों ये भी याद रखना है आपको। और 1935 के अधिनियम से ही 1937 में भारत और बर्मा का विभाजन हुआ था दोस्तों 1937 में। तो ये भी याद रखना है आपको 1937 में। और जो सुप्रीम कोर्ट बना था दोस्तों सबसे पहले भारत में, वो कब बना था दोस्तों? वो बना था 1937 में। ये भी 1935 के अधिनियम के तहत ही बना था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 1937 में। तो इतने सारे फैक्ट बता दिए दोस्तों मैंने आपको, सारे याद रख लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो अगस्त प्रस्ताव है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए गए थे दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अगस्त प्रस्ताव था दोस्तों, वो लिनलिथ गो ने कांग्रेस के सामने रखा था दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव किसने? लिनलिथ गो ने। उस टाइम पे जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों, तो उस टाइम पे अंग्रेजी सरकार ने जो भारतीय सैनिक थे उनकी हेल्प लेनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1939 से हुई थी दोस्तों, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था दोस्तों। और अगस्त प्रस्ताव रखा था लिनलिथ को, उस टाइम पे भारत के वायसराय थे दोस्तों, तो इन्होंने प्रस्ताव रखा था कांग्रेस सरकार के समक्ष कि हमको अपनी सेना की सहायता दे दो और हम तुमको आज़ाद कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला प्रस्ताव ठुकरा दिया था कांग्रेस सरकार ने। तो ये वाला जो अगस्त प्रस्ताव था ये लिनलिथ गो ने रखा था दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। प्रस्ताव था दोस्तों ये 1942 वाला। इसकी विशेषता बता देता हूं दोस्तों मैं आपको। तो अंग्रेजी सरकार ने कहा था दोस्तों कि युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण की जो रूपरेखा बनाने की यहाँ पर बात कही थी दोस्तों। क्रिप्स मिशन था जो दोस्तों 1942 में आया था, क्रिप्स मिशन। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, कभी कभी सीरियल में लगाने के लिए आ जाता है दोस्तों कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, क्रिप्स मिशन कब आया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था और माउंटबेटन योजना कब आई थी दोस्तों। तो ऐसे सीरियल में लगाने के लिए आ जाता है दोस्तों एग्जाम में। तो आपको सन भी याद रखने हैं दोस्तों विद डेट। तो जो क्रिप्स मिशन था दोस्तों कब दिल्ली पहुंचा था दोस्तों, तो ये भी याद रखना है आपको विद डेट। मैं आपको बता देता हूँ कि कब पहुंचा था दोस्तों। ये पहुंचा था 23 मार्च 1942। तो दोस्तों आपको सन और डेट भी याद रखना है कि 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा गया था दोस्तों। तो उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? वो थे विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल युद्ध मंत्रिमंडल का एक सदस्य था दोस्तों सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो
उसके द्वारा ये भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए, तो आप आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है भारत की संप्रभुता, दूसरा है लोक व्यवस्था, तीसरा है न्यायपालिका का अपमान और चौथा है यहाँ पर अवांछनीय आलोचना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अवांछनीय आलोचना है दोस्तों, इसका नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे दोस्तों। भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान तो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? पहला ऑप्शन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दूसरा है वैधिक प्रक्रिया और तीसरा है दृष्टांत और अभिसमय और चौथा है यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो जुडिशियल रिव्यू है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन। तो जुडिशियल रिव्यू किस किस में आर्टिकल में है दोस्तों? तो आपको आर्टिकल भी याद रखने हैं। जुडिशियल रिव्यू किस में है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आर्टिकल 13 और आर्टिकल 37 में। तो दोस्तों आपको दोनों आर्टिकल याद रखने हैं अच्छे से। और जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसी प्रक्रिया है दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। तो दोस्तों ये भी याद रखना है आपको। अब बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? पहला है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और चौथा है यहाँ पर कारखानों और खादानों में बच्चों के नियोजन का निर्देश। तो दोस्तों आपने एग्जाम में देखे होंगे ऐसे कूट वाले प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। आजकल नया ट्रेंड चल गया है कूट वाले प्रश्नों का। तो ज़्यादा पेपर को ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए ऐसे कूट वाले प्रश्नों को रखा जाता है। तो एग्जामिनर की स्ट्रेटजी समझनी होगी दोस्तों, आपको ऐसे प्रश्नों को कमांड बनानी होगी अपनी। तो देखते हैं यहाँ पर कूट है दोस्तों केवल 1, 2 और 4, दूसरा है केवल 2, 3 और 4 और तीसरा है दोस्तों यहां पर केवल 1 और 4 और चौथा है 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपने अपने मन में सोच लिया होगा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा पहला और चौथा ही राइट आंसर है दोस्तों इसका, क्योंकि शोषण के विरुद्ध मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध और जो कारखानों और खादानों में बच्चों के नियोजन का निषेध है। तो दोस्तों ये दो आर्टिकल है दोस्तों 23 और 24। जो मानव दुर्व्यापार के विरुद्ध है दोस्तों वो है 23 में, और जो कारखानों और खादानों में बच्चों का नियोजन है दोस्तों वो है दोस्तों आर्टिकल 24 में। तो दोस्तों आपको दोनों आर्टिकल याद रखने हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों जो बी ऑप्शन है अस्पृश्यता का उन्मूलन किसमें है दोस्तों? ये है आर्टिकल 17 में। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा दोस्तों आर्टिकल 29 और 30 में ही अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों हो गए दोस्तों उसकी स्थापना कर सकते हैं। हितों की सुरक्षा और तो आर्टिकल 29 और 30 में आ जाएंगे दोस्तों। और जो 25 से 28 तक है दोस्तों उसमें है धार्मिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों आपको सारे याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 7वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 7वां प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों इसका आगे शब्दावली दी गई है द हैव दी बॉडी ऑफ, दूसरा है परमादेश, इसका है वी कमांड, तीसरा है प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, चौथा है अधिकार परीक्षा वाई व्हाट अथॉरिटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि इसमें गलत छांटना है दोस्तों आपको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल गलत है दोस्तों, बाकी सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का बिल्कुल सही हो जाएगा, परमादेश भी बिल्कुल सही है और अधिकार परीक्षा भी बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको सारे याद रखने हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो दोस्तों ये वाला प्रश्न तो दोस्तों जो EOTRI का पेपर हुआ था दोस्तों कुछ टाइम पहले, तो उसी में यह पूछा गया था दोस्तों जो निजता का अधिकार है। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों एग्जाम में, कहीं बाहर से तो बनते नहीं है दोस्तों। तो ऐसे ही सिलेबस से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पहले जितना आपका सिलेबस है दोस्तों उसको कंप्लीट करना है। तो देखते हैं यहाँ पर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो दोस्तों पहला है 15, दूसरा है अनुच्छेद 19, तीसरा है अनुच्छेद 21 और चौथा है अनुच्छेद 29। तो दोस्तों निजता का अधिकार किस में है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 21 में जो निजता का अधिकार है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21। और 21 अनुच्छेद में कौन कौन से और तथ्य हैं दोस्तों? तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किसमें है दोस्तों? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपको नोट करना है दोस्तों। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किसमें है दोस्तों? ये है अनुच्छेद 21 में। अब देख लेते हैं और
तो जो विदेश जाने का अधिकार है दोस्तों, विदेश जाने का अधिकार वो भी अनुच्छेद 21 के तहत है दोस्तों। जो विदेश यात्रा का संरक्षण प्रदान करता है दोस्तों मौलिक अधिकार, वो है अनुच्छेद 21। और इसमें एक वाद ने जोड़ा था दोस्तों, ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जो 1978 का वाद था दोस्तों, 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो इसमें विदेश भ्रमण का अधिकार एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था दोस्तों। तो अगर प्रश्न ऐसा बन जाएगा दोस्तों कि विदेश भ्रमण का मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया दोस्तों, तो ये जोड़ा गया था 1978 में और अनुच्छेद 21 के तहत यह है दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है। और 15 में क्या है दोस्तों, तो 15 में तो दोस्तों जाति भेद लिंग के अनुसार कोई वो नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर छुआछूत, तो ये 15 में हो जाएगा। और 19 में क्या है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 और 19A में कई पार्ट है दोस्तों यहाँ पर, तो आपको ये भी याद रखना है। और जो RTI है दोस्तों, सूचना का अधिकार है दोस्तों, वो भी अनुच्छेद 19A के तहत ही आता है दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है। और अनुच्छेद 21 तो बता दिया है दोस्तों। अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों, तो ये है दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण। तो दोस्तों आपको 29 भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? हम की भावना, दूसरा है सांस्कृतिक विविधता, तीसरा है क्षेत्र और चौथा है यहाँ पर आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है नंबर बी। जो सांस्कृतिक विविधता है दोस्तों, ये ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। और हम की भावना, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता, ये सभी ग्रामीण समुदाय के तत्व हैं दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि पंचायती राज से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं दोस्तों। जो सिलेबस में है दोस्तों, वो पंचायती राज अधिनियम उसने मेंशन कर रखा है दोस्तों वहाँ पर। तो पंचायती राज से भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 10वें प्रश्न की ओर। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। तो दोस्तों आपको कूट का चयन करना है। यहाँ पर राइट वाला है, जो पहला कूट है दोस्तों यहाँ पर केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 1 और 3, तीसरा है केवल 1, 2 और 3 और चौथा है केवल 2, 3 और 4। तो दोस्तों यहाँ पर काफी डिफिकल्ट हो गया है आपके लिए, आप बता सकते हैं। इसका आंसर अपने मन में सोच लीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन को देख लेते हैं ऊपर। तो दोस्तों जो संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, वो है बच्चों के, दूसरा है स्त्रियों के और तीसरा है जनजातियों के। तो दोस्तों ये तीनों हो जाएंगे और दलितों वाला इसमें बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध में। तो दलितों के लिए तो दोस्तों जो छुआछूत का है दोस्तों, वो 15 में भी है और 17 में भी है दोस्तों। तो आपको अस्पृश्यता का 17 वाला भी याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार बनता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 11वें प्रश्न की ओर। 11वां है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है एक। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। पहला है मौलिक अधिकारों के, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, तीसरा है मौलिक कर्तव्य है, चौथा है आर्थिक अधिकार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपके कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो समान कार्य के लिए समान वेतन है दोस्तों, वो आर्टिकल किस में है दोस्तों, तो वो है आर्टिकल 39 में। तो दोस्तों आपको आर्टिकल याद भी रखना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो दोस्तों, तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा दोस्तों, वो है आर्टिकल 39 के तहत। और आर्टिकल 39 किस में आता है दोस्तों, तो ये आता है DPSP में। और DPSP है दोस्तों, वो आर्टिकल कितने से लेकर कितने तक है दोस्तों? जो DPSP है वो है दोस्तों 36 से 51 तक दोस्तों। और 51A में क्या है, तो 51A में दोस्तों जनरल ड्यूटी, जिसको मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी याद रखना है आपको। और मौलिक कर्तव्य को किसके अनुशंसा पर जोड़ा गया था दोस्तों, तो किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति जो थी दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति के प्रयासों से ही दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और आर्टिकल जो 51A है दोस्तों, उसके तहत तो सबसे पहले कितने जोड़े गए थे दोस्तों, तो ये जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, वो जोड़ा गया था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों जो 2002 में, उसके तहत ही 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों। अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न बनता है दोस्तों कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे दोस्तों। एग्जाम में फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे दोस्तों। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1976 में, इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी दोस्तों, और फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम पे राष्ट्रपति थे दोस्तों। जो 1976 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है जिसको, तो उसके तहत ही दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है दोस्तों। तो
लघु संविधान किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। तो दोस्तों आपको जितने भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं दोस्तों सारे याद रखने हैं आपको। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर 12वें प्रश्न की ओर। 12वां है दोस्तों, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। पहला है संविधान की प्रस्तावना में, दूसरा है मौलिक अधिकारों में, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और चौथा है दोस्तों यहां पर ए तथा सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए तथा सी दोनों। अब देख लेते हैं ऑप्शनों को यहां पर। संविधान की प्रस्तावना भी है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं दोस्तों, तो ये दोनों हो जाएंगे दोस्तों। आपको अच्छे से याद रख लेना है कि प्रस्तावना में भी यह कल्याणकारी राज्य होने की बात की गई है दोस्तों, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की जाती है किसके द्वारा दोस्तों, ऐसा प्रश्न बन गया था दोस्तों एग्जाम में। तो इसका क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों जो डीपीएसपी है, इसमें कल्याणकारी राज्य होने की बात की गई है दोस्तों। तो इसको गांधीवादी विचारधारा से भी जोड़ा जाता है दोस्तों, जो कल्याणकारी राज्य डीपीएसपी है दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न की ओर। 13वां है दोस्तों यहां पर, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। पहला है मद्य निषेध, दूसरा है काम का अधिकार, तीसरा है समान कार्य के हेतु समान वेतन, और चौथा है यहाँ पर सूचना का अधिकार। तो दोस्तों एक तो आपको मिल गया है यहाँ पर, जो समान कार्य के लिए समान वेतन 39 वाला है दोस्तों, तो अभी बताया दोस्तों मैंने आपको पिछले प्रश्न में। अब देख लेते हैं दोस्तों तीनों को यहाँ पर। यहाँ पर पहला वाला है दोस्तों मद्य निषेध वाला, इसको देख लेते हैं। जो मद्य निषेध है दोस्तों ये आर्टिकल 47 के तहत आता है दोस्तों, मद्य निषेध। और काम का अधिकार किसमें है दोस्तों, तो काम का अधिकार है दोस्तों जो निर्वाह मजदूरी है दोस्तों, ये आर्टिकल 43 में है दोस्तों। तो ये भी याद रखना है आपको, जो ऑप्शन बी है यहाँ पर 43 में आ जाएगा। और समान कार्य के लिए समान वेतन दोस्तों ये तो 39 में है दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको। और सूचना का अधिकार किसमें है दोस्तों, तो सूचना का अधिकार है दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 19 में है दोस्तों, आर्टिकल 19A के क में है दोस्तों। तो सूचना का अधिकार ये भी याद रखना है आपको। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 14वें प्रश्न की ओर। 14वां है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। पहला है दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, दूसरा है राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, तीसरा है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, चौथा है यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो अगर आपको दोस्तों 11 के 11 मौलिक कर्तव्य याद होंगे दोस्तों, तभी यहाँ पर आप ऑप्शनों को हटा सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शनों को हटाने का मेथड अपनाना होगा दोस्तों आपको एग्जाम में, तभी आप यहाँ पर अपना स्कोर गेन कर सकते हो दोस्तों। रट्टा मार के काम नहीं चलने वाला है दोस्तों एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों। ये वाला मौलिक कर्तव्य न होकर दोस्तों ये है डीपीएसपी, जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, उसके आर्टिकल 49 में आता है दोस्तों ये वाला राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। किसके तहत है दोस्तों, तो 49 के तहत है दोस्तों। और 50वां भी बता देता हूं दोस्तों मैं, 50 में क्या है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किसमें है दोस्तों, ये है 51 में दोस्तों, सॉरी ये वाला 51 में हो जाएगा। और 50 में क्या है दोस्तों, 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किसमें है दोस्तों, तो ये किसमें है दोस्तों, ये है 50 में। तो दोस्तों 50 51 आपको दोनों याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे यहां पर। अब बढ़ते हैं दोस्तों 15वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों यहां से फिर से आपको छांटना है दोस्तों। लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना दोस्तों, तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, चौथा है यहां पर संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो लोक चुनाव में मतदान है दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना और सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, आपको नोट करना है। तो ऐसे ही मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करा दूंगा दोस्तों। 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो आगे प्रश्न बनाऊंगा इसी पे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आप 16वें प्रश्न की ओर। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों ये तो इजी हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। तो ये किसमें हो जाएगा, आर्टिकल 53 है दोस्तों, जो 53वां आर्टिकल है दोस्तों, इसमें ही दोस्तों राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है।
और 51 तो मैंने बताया दोस्तों अभी आपको, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा वाला। और 52 में क्या है दोस्तों, तो 52 में तो हमारे भारत के राष्ट्रपति आते हैं दोस्तों, आर्टिकल 52 में ही है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में कहा गया है। और आर्टिकल 54 में क्या है दोस्तों, तो आर्टिकल 54 में है दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों आपको दोनों याद रख लेने अच्छे से। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 17वें प्रश्न की ओर। तो दोस्तों जो 17वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो कैसे किया जाता है दोस्तों, तो एक इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से। और ये जो आनुपातिक मत प्रणाली है, कंफ्यूज करने के लिए दे देगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बी कंसीडर करना है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं दोस्तों। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो विधानसभा हैं दोस्तों, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और इसके अलावा जो 3 यूनियन टेरिटरी है दोस्तों, एक दिल्ली हो गया और दूसरा पुदुचेरी और तीसरा है जो जम्मू कश्मीर, तो इनमें विधानसभाएं हैं दोस्तों, और इनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों। और जो दिल्ली और पुदुचेरी को शामिल कब किया गया था दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में, तो 70वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, 70वां संविधान संशोधन 1992 के टाइम पे। तो उसी समय यहाँ पर जो संघ शासित राज्य हैं दोस्तों हमारे दोनों, इनको राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल कर दिया गया था दोस्तों। और जो J&K है दोस्तों, उसको 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों शामिल किया गया था, 31 अक्टूबर 2019 को। तो दोस्तों जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 18वें प्रश्न की ओर। दोस्तों इसी के साथ आपको एक और फैक्ट भी याद रखना है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, 63 में दोस्तों उपराष्ट्रपति। और इनका चुनाव कैसे किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है राज्यसभा और जो लोकसभा है दोस्तों, दोनों सदनों के द्वारा जो सभी सदस्य होते हैं मनोनीत हो गए, निर्वाचित हो गए, तो इन दोनों के द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं दोस्तों 18वें प्रश्न को। तो यहाँ पर कूट वाले प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर ऐसे प्रश्न बनते हुए आ रहे हैं दोस्तों, आजकल ट्रेंड ऐसे प्रश्नों का आ गया दोस्तों, डिफिकल्ट बनाने के लिए प्रश्न पत्र को। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर, वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तीसरा है संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। तो किसके राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है और किसकी नहीं करता है दोस्तों, यहाँ पर कूट दिए गए हैं, देख लेते हैं। पहला केवल 1, दूसरा है केवल 1 और 2, तीसरा है केवल 1 और 3 और चौथा है केवल 2 और 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो पहला तो हो जाएगा दोस्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और जो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। तो मुख्यमंत्री तो दोस्तों जिनमें विधानसभाएं हैं, जैसे पुदुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, बाकी में तो उपराज्यपाल ही करता है दोस्तों। वहाँ का कार्यभार कौन संभालता है, राज्यपाल संभालता है दोस्तों, जैसे और यूनियन टेरिटरी हैं। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं दोस्तों। और योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन चयनित करता है दोस्तों, तो ये करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो नरेंद्र मोदी जी की मंत्रिपरिषद है, उसके द्वारा ही उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो दोस्तों योजना आयोग को ही कन्वर्ट करके यहाँ पर नीति आयोग बनाया गया था दोस्तों। 1 जनवरी आपको याद रखना है, 1 जनवरी 2015 को, जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो उसके बाद 2015 में योजना आयोग के बदले नीति आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। जो नीति आयोग का कॉन्सेप्ट था दोस्तों 2015 में आया। और नीति आयोग की नीति की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है दोस्तों, और जो हमारे पीएम होते हैं, उपाध्यक्ष होता है दोस्तों, और एक सीईओ होता है। और इसमें कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कुछ अंशकालिक होते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेजेंट टाइम पे हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है दोस्तों। तो दोनों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 20वें प्रश्न की ओर, 19वें प्रश्न को देख लेते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है दोस्तों, तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है दोस्तों, तो ऑप्शन में है यहाँ पर विधायी, दूसरा है प्रशासनिक, तीसरा है न्यायिक
चौथा है वैयक्तिक अधिकार। तो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधायी शक्ति है दोस्तों राष्ट्रपति की, ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत करता है जारी? तो ये करता है दोस्तों 123 के तहत। अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। जो अनुच्छेद 20 और 21 है दोस्तों, ये आपातकाल के टाइम पे निलंबित नहीं किए जा सकते हैं दोस्तों। तो आपको आर्टिकल भी याद रखने हैं, 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। तो इसका राइट आंसर बताना है 358 या 359 या 13 या अनुच्छेद 356। तो 13 में क्या है दोस्तों? इसमें तो जुडिशियल रिव्यू है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन। और 359 में भी आपातकाल, 58 में भी आपातकाल के बारे में भी है। 56 में क्या है दोस्तों? तो 56 में है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में आता है राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगा था दोस्तों? ये लगा था पंजाब राज्य में। और इसकी अधिकतम सीमा कितनी होती है राज्य राष्ट्रपति शासन की? ये होती है 3 साल की। राज्य में 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है, उसके बाद चुनाव कराना ही पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो अनुच्छेद 359 है दोस्तों, उसी के तहत ही इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो अनुच्छेद 359 है दोस्तों। 358 भी बता देता हूं दोस्तों आपको। इसमें आपात के दौरान जो अनुच्छेद 19 है दोस्तों, उसका निलंबन है दोस्तों। जो अनुच्छेद 19 है उसका निलंबन है दोस्तों, आपात के दौरान जो राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 358 भी याद रखना है आपको। 356 मैंने बता दिया है आपको राष्ट्रपति शासन। और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा था दोस्तों? ये लगा था 27 मार्च 2016 को दोस्तों, जब हरीश रावत की सरकार गिर गई थी दोस्तों, उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन लगा था यहाँ पर। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है, एग्जाम में बार बार बनता है दोस्तों ये प्रश्न। तो सभी ऑप्शन मैंने आपको क्लियर करवा दिए यहाँ पर। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज 20 ही प्रश्न रखते हैं, काफ़ी हो जाएंगे आज के लिए, लंबी हो जाएगी वीडियो। जो अगले 20 प्रश्न है दोस्तों, कल आपको फिर करा दूंगा यहाँ पर। कंटिन्यू आपके लिए यहाँ पर क्लासें लाते रहूँगा दोस्तों। आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, 9 जून को आबकारी का है दोस्तों। एसआई का भी फिजिकल की डेट दे दी है आयोग ने, जो मई में है, मई से शुरुआत हो जाएगी। और इसका पेपर दिसंबर में होना है। तो दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा यहाँ पर। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।